जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक निबंध है जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं आपके एग्जामों में बहुत ही हेल्पफुल होंगे, सहायक होंगे। तो चलते हैं और कौन कौन से प्रश्न हैं जिसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं। तो ऑप्शन है ए में 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 21 खंडों में। चलिए दूसरे प्रश्न पर जाते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। देखिए ये सभी संविधान से संबंधित हैं। उस समय जो संविधान निर्माण हो रहा था तब एक व्यक्ति तो नहीं है। इस तरह से भी ऑप्शन छाट के भी कैसे पहुंचेंगे ये भी पहुंचना है, देखना है हमें। तो हम तो जो पढ़ रहे हैं प्रथम, तो आप लोग भी गेस करते होंगे कि इसका आंसर तो भीमराव अम्बेडकर ही होंगे। तो सही है तो ऑप्शन बी भीमराव अम्बेडकर। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? बंगाल गजट, हरिजन पत्रिका, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? 4 राज्य हैं, चारों राज्यों का एक छोटा छोटा जगह भी दिया गया है। तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। देखिए फैक्ट की बात करें तो ये बहुत व्यापक है इनके बारे में बताने के लिए कि जन्म मरण वो सब इस नोट में लिखा हुआ है। लेकिन आप याद रखेंगे कि इनका जो संबंध था वो एक दलित परिवार से थे। ये आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? देखिए 14 अप्रैल सभी ऑप्शन में है, केवल ईस्वी अलग अलग है। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए, ये बुक का प्रथम पंक्ति में ही दिया गया है। इनके जीवन पर से पढ़ेंगे तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। अब देखिए 14 अप्रैल को लेकर एक और ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है कि अंबेडकर जयंती किस दिन मनाते हैं। तो वो हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन है 1956 दिल्ली, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी, 1959 बिहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1956 दिल्ली। दिसंबर महीने में इनकी निधन हुआ था। छोटा डेट भी दे सकता है कि कौन महीने में, दिसंबर लगा के कोई ईस्वी दे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। लेकिन आप याद रखेंगे कि दिसंबर महीने में हुआ था, 6 दिसंबर के आसपास। आगे, मुख्य नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो मुख्य नायक भीमराव अम्बेडकर की एक पत्रिका थी। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, राम मनोहर लोहिया की, महात्मा गांधी की, सुखदेव की। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर। आगे, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो ऑप्शन है 1920, 1918, 1916, 1914। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे 1916। देखिए पीएचडी बहुत ऊपर की पढ़ाई होती है, एमए के बाद पढ़ाई होती है। और जिस समय में ये पीएचडी कर रहे हैं उस समय इकोनॉमिक्स में बहुत कम ऐसे पढ़े लिखे जो थे पीएचडी कर रहे थे। पढ़ाई से संबंध में अगर बात करें तो इन्होंने 32 डिग्रियाँ प्राप्त की थी। टोटल 32 डिग्री इन्होंने पढ़ाई के प्राप्त किए थे। और इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। और इनके सहयोग से ही भारत का जो अभी सबसे बड़ा बैंक है, जिसको बैंकों का बैंक बोलते हैं, आरबीआई, उसकी स्थापना करने में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, अर्थशास्त्री थे। अब आता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। इस बैंक की स्थापना करने में इनकी भूमिका आप इतने अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके बिना वो अधूरा था। आयोग जो हिल्टन आयोग बनाया, हिल्टन आयोग पर आया था। आप इतिहास इकोनॉमिक्स में विशेष रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अब हम जो इनके व्यक्तिगत बात पढ़ रहे हैं तो याद रखेंगे कि इनका योगदान और भी कौन क्षेत्रों में हुआ। तो याद रखेंगे कि आरबीआई बैंक के भी स्थापना में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।
चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, लक्ष्मीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो इनकी माता का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे रामजी सकपाल। जब इनके पूरा नाम पर चलते हैं, आप अध्ययन करते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था, तब बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर था। तो राम जी लगाते हैं अपने पिता के आगे। मध्य प्रदेश में आज भी ये परंपरा है कि जो भी अपना नाम रखते हैं पिताजी का नाम पहले रखते हैं। आगे चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न पे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, ज्योतिबा फूले, कबीर, ये इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे इनमें से सभी। देखिए, गौतम बुद्ध जो है प्राचीन भारत के महान व्यक्तित्व हैं, उनसे भी बहुत प्रभावित रहे क्योंकि वो पूरे मानव जाति को एक साथ लेकर चलते थे। ज्योतिबा फूले भी यही है। कबीर एक ऐसा संत, मध्यकालीन भक्तिकालीन इतिहास में देखेंगे तो इनके जैसा कोई उस समय का तो जोर का नहीं है। इनके दर्शन जब पढ़िएगा तो आप भी प्रभावित होइएगा कि इन्होंने किस तरह से समाज को देखा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि तीनों लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है किनके ऊपर? भीमराव अंबेडकर पर। तीनों का प्रभाव देखने को मिलता है हमें। तो ये तीनों से प्रभावित थे, इसलिए इनको अपने रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति मानते थे भीमराव अंबेडकर। और यह प्रश्न बहुत VVI है, यह प्रश्न आ चुका है और हमेशा के लिए VVI रहता है। प्रथम पाली में पूछे या दूसरा पाली में पूछे, लेकिन ये इससे प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा, उपहास, अवलंबर, आडंबर। तो विडंबना का मतलब होता है उपहास, अपमान, जिसको संबंध में देखते हैं। आगे चलते हैं। भीमराव अंबेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है जाति प्रथा, संप्रदाय, भाईचारा, कानून व्यवस्था। तो भाईचारा को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। 15वें नंबर प्रश्न में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? उच्च वर्ग में, समान वर्ग में, दलित वर्ग में, मध्य वर्ग में। देखिए, हमारे समाज में 4 प्रमुख वर्ग ही हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। इन वर्गों में सबसे नीचे दबके के जो थे वो दलित परिवार में आते हैं। तो इन्हीं परिवार में इनका जन्म हुआ था और अपने पढ़ाई के बदौलत इन्होंने भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसने जितना पिया है उतना दहाड़ा है। इसको एक आधार स्तंभ बनाए हैं खान सर। आप खान सर को जानते होंगे। हमेशा जब भी वो कभी भी किसी को मोटिवेट करते हैं शिक्षा से संबंध में तो ये पंक्तियाँ बोलते हैं। वास्तविकता में देखें तो शिक्षा में है वो शक्ति जो हम सभी अपने समय का इतिहास रच सकते हैं। वो तो इतिहास रच के चले गए, अब इतिहास रचने की बारी हम सब की है। और वो इतिहास तब रच पाएंगे जब हम अपने अध्ययन, संघर्ष एकदम सच्चाई से करेंगे और पूरे मानव जाति को एक साथ लेकर चलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसने की? निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? तो ये था, जैसे तो भूमिका सभी की है। महात्मा गांधी तो संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, श्री राजगोपाल भी थे, लेकिन महत्वपूर्ण बोला है यहाँ पर। तो महत्वपूर्ण में क्योंकि जनक बोलते हैं इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इसलिए आंसर ये हो जाएंगे। ठीक, आगे। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना है? सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक माना है? कार्यकुशलता को, जाति प्रथा को, वर्ण विभाजन को? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये सबको मान सकते हैं, वो कभी नहीं मान सकते हैं। जब भी मानेंगे कार्यकुशलता को मानेंगे। इस पाठ में अगर सारांश के रूप में बात हम करें तो बताया गया है कि रुचि के आधार पर अगर हम किसी बच्चों को संघर्ष करने के लिए मौका दे तो वो बहुत जल्दी सफल होता है। रुचि पर आधारित ज्ञान मिलना चाहिए और जिसके अंदर जो काबिलियत है, क्षमता के अनुसार वो अपने विकास कर सकता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं है। कार्यकुशलता के अनुसार तो कोई देखा ही नहीं जाता है। इसमें आलोचनात्मक भी कटाक्ष किए हैं समाज के ऊपर उन्होंने, श्रम विभाजन जाति प्रथा में। तो इसके ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही। आगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? मतलब कि यह पाठ कौन सी विधा में लिखी गई है? कहानी में है कि निबंध में है कि शब्द चित्र में है कि डायरी में है? तो जब
शुरू शुरू में हम वीडियो स्टार्ट किए थे तो आप लोग सुने होंगे कि हम निबंध का नाम लिए थे कि एक निबंध है जाति प्रथा, तो इस सही इसका आंसर हो जाएगा निबंध। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर चलते हैं हम। बाबा साहेब का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? भारत भक्त ऑफ कास्ट, नकेन के प्रपद्य, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए इसी भाषण से हम लोग को श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। वो हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं? तो ललई सिंह यादव किए हैं, ललई सिंह यादव। ये भी ऑप्शन बन सकते हैं और प्रश्न भी बन सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, ललई सिंह यादव जी को। बहुत भी यही प्रश्न है यह। ये फैक्ट याद रखना चाहिए कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण किसने किया है? तो ललई सिंह यादव। ठीक है, अब आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, सती प्रथा को? तो ये सब तो कोई मतलब का नहीं है। जनसंख्या अगर होता तो चीन इतना आगे थोड़ी होता। इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा को। जाति को एक अलग समाज में रखकर हम बढ़ जाते हैं, एक दूसरे जाति को छोड़ देते हैं, इसीलिए हम बेरोजगारी के प्रमुख कारण ये समझते हैं। आधुनिक काल का मनु किन्हें कहा गया है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए मनु कहने का मतलब है जो न्याय विधि कानून बनाते हैं उसी को बोलते हैं। और आपको याद रहना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले विधि मंत्री बने थे यह, और यही कानून मंत्री भी बने थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री और प्रथम विधि मंत्री बनने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। तो ये भी ऑब्जेक्टिव फैक्ट याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, बिरजू महाराज, भीमराव अंबेडकर? तो इस प्रश्न का सही हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धम्म, देखिए इन्होंने मरने से पहले 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए थे, लेकिन बौद्ध धर्म के कई शाखाएं हैं, उसमें से एक नए शाखा का एक रूप दिए इन्होंने, जिसका नाम था नवयान। एक नया संप्रदाय की शुरुआत करते हैं यह बौद्ध धर्म में ही, जिसका नाम क्या था? नवयान। 23 नंबर प्रश्न है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के, इन्होंने बहुत हेल्प किया था उनको। देखिए अच्छा करने वाले समाज में बहुत लोग होते हैं, उनको हेल्प भी करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरण के रूप में बड़ौदा नरेश को। जाति पाति तुरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1935, 1936, 1935, 1836। 1836 देखिए एक ट्रिक है ऑप्शन तक पहुंचने का, अगर जब ऐसा ऑप्शन रहे तो इनका जन्म जब 1891 में हो रहा है, तो 1836 में कैसे कुछ कर देंगे? नहीं कर सकते ना, 1835 में कर सकते हैं। अब ऑप्शन रहा 1935 और 1936, माने 50-50 में हम अटक गए हैं कि कौन सही हो सकता है। अगर नहीं भी याद है तो केवल ये दोनों छाट दिए ना, अभी दोनों में कोई एक हम लगा सकते हैं, और थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो 36 जरूर याद रहेगा। ये भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 1936 ईस्वी। आगे चलते हैं। जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, कौशल, क्षमता। तो यहाँ पर इन्होंने जोर दिया है जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन, तो मनुष्य की रुचि के आधार, जिसका जिस तरफ रुचि है उसके अनुसार उसको काम देने की जरूरत है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक है, यह प्राकृतिक है, स्वाभाविक है कि संवैधानिक है? मतलब चार ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा आंसर? तो यह अस्वाभाविक है, ये नहीं होनी चाहिए, स्वाभाविक थोड़ी कहेंगे इसको। आगे प्रश्न 27, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस भाषण का अंश है? द कास्ट इन इंडिया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज? इस चारों ऑप्शनों में जो भी श्रम विभाजन है बताए हैं कुछ देरी पहले कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जिसके ललई सिंह यादव थे हिंदी रूपांतरण करता। आगे 28 प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर। 29 नंबर है प्रश्न कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो वो मानते हैं आधुनिक सभ्य समाज का कार्यकुशलता के लिए, कुशल कैसे होगा, किसको आवश्यक माना गया? तो श्रम विभाजन को। जिस तरह से जो काम कर रहा है उसके अनुसार उसको हम पैसे रुपए देंगे तो वो अच्छा तरह से उसमें कार्यकुशलता कर पाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है कि जातिवाद के लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आज भी पढ़े लिखे लोग की इसमें कमी नहीं है। पोषक मतलब कमी, माने इसको मानने वाले आज भी लोग बहुत हैं। जातिवाद को उसको हटाना है, पढ़ लिख कर समाज को सभ्य बनाना है, यही उद्देश्य से उन्होंने यह भाषण दिया था और उसका एक निबंध के रूप में लिखा गया। हम लोग को एक संदेश दिया गया इसमें कि हम अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करें, न कि बदला लेने के लिए कुछ करें। देखिए, इनके साथ जीवन परिचय में जब पढ़ेंगे उसके बाद जब लिखे हैं और अलग से पढ़ेंगे इनके जीवन परिचय के बारे में, तो इनको पढ़ने के लिए आज की तरह व्यवस्थाएं नहीं दी जाती थी। बहुत ही कष्टमय जीवन से इन्होंने पढ़ा है और वहाँ से जब आए पढ़ लिख कर विदेश से, तो भी इनके साथ अलग व्यवहार किया गया। फिर भी जब उनको हाथ में कलम मिला तो उन्होंने संविधान लिखने का काम किया और सभी को बराबरी का हक दिलाने की कोशिश की है, न कि ऊंच नीच का बदला लेने के लिए कोशिश की है। तो व्यक्ति यह महान है, महानता तभी आती है जब हम महान के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, अगले बार हम मिलते हैं अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर। जय हिंद।